नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पलामू में मनातू थाना की गाड़ी पर बीती रात ग्रामीणों ने अचानक हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि मेदिनीनगर से कोर्ट का काम निपटाकर मनातू थाना प्रभारी वापस जा रहे थे। इसी दौरान सिमरी में उन पर हमला बोला गया है। इस हमले में थाना प्रभारी के साथ गाड़ी में मौजूद कुक को भी चोट लग गई। वहीं गाड़ी का शीशा टूट गया। दरअसल कुछ देर पहले वन विभाग की गाड़ी ने एक बच्चे को टक्कर मार दी थी, जिससे लोग नाराज थे और गलतफहमी की वजह से थाना प्रभारी की गाड़ी को घेरकर हमला बोल दिया। हमले के दौरान लोगों ने थाना प्रभारी का मोबाइल फोन और पर्स भी छीन लिया था। बाद में मोबाइल तो बरामद कर लिया गया, लेकिन पर्स अभी तक नहीं मिला है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, जिस तरीके से पुलिस टीम पर हमला किया गया है, उसके बाद से क्या कुछ अपडेट हुआ है इस पूरे मामले पर? अभी जो अपडेट सामने आ रही है उसमें पुलिस ने 3-4 लोगों को रिमांड में लिया है और पूछताछ की जा रही है। हालांकि स्थानीय सूत्रों से यह भी पता चला है कि इनकी संख्या लगभग दर्जन भर है जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल लगातार तफ्तीश जारी है। मगर ये जो घटना है, मैं आपको बता दूं, ये गलतफहमी के शिकार हुए ग्रामीणों ने ऐसा किया है, क्योंकि उन्हें लगा कि जो पुलिस की गाड़ी है वही गाड़ी ने टक्कर मारा है बच्चे को, मगर ऐसा नहीं था। पुलिस की गाड़ी दूसरी ओर से आ रही थी और इसी गलतफहमी में ग्रामीणों ने हमला कर दिया गाड़ी पे। जी संजय, ये भी बताइए कि जब ये हादसा हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि एक बच्चे की उसमें जिस बच्चे को टक्कर मारा गया है उसकी हालत कैसी है? बच्चे को तो हल्की चोट लगी थी, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, मगर लोगों को लगा कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। तो इसी लापरवाही के कारण ग्रामीण आक्रोश में आ गए और इसकी चपेट में एक पुलिस की गाड़ी आ गई। हालांकि गाड़ी के अंदर पुलिस के जवान भी मौजूद थे, एक महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी। जी। ग्रामीणों को समझाया भी जा रहा था कि ये पुलिस की गाड़ी है, ये वन विभाग की गाड़ी नहीं है, मगर ग्रामीणों ने आक्रोश में कुछ भी सुनने से मना कर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। गिरिडीह के बगोदर में जीटी रोड पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक टेम्पो से 360 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। शराब बरामद टेम्पो को में बनाए गए तहखाने में छिपाकर रखे गए थे। शराब को धनबाद से बिहार भेजा जा रहा था। पुलिस ने भाग रहे ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया है। वो बिहार के भोजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। इस दौरान दूसरा आरोपी वहां से फरार हो गया। शराब की खेप ले जाने की सूचना एसपी को मिली थी, जिसके बाद गाड़ी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। मैं थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर धनबाद साइड से आने वाली गाड़ियों का चेकिंग किया जा रहा था। उसी क्रम में एक पियाजियो टेम्पू से लगभग 360 बोतल 375 ml का डुप्लीकेट शराब बरामद हुआ है और पियाजियो टेम्पू को जब्त किया गया है। इसके साथ ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में जापानी इंसेफेलाइटिस और डेंगू कहर बरपा रहा है। अब तक जापानी इंसेफेलाइटिस के 12 मरीज मिले हैं, वहीं 8 मरीज डेंगू के पाए गए हैं। वहीं कल घाटशिला में एक मरीज ने अपने घर में ही इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही जादूगोड़ा के रहने वाले 75 साल के एक मरीज की इलाज के दौरान टीएमएच में मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीम अलर्ट मोड पर है। एक तो हम लोग डॉक्टरी भाषा में इसको उसका सीजन बोलते हैं। मच्छर की उत्पत्ति अधिक रहती है इस सीजन में। बारिश का मौसम है, सामान सारा अगल बगल में ज़्यादा रहता है, तो लोग से यही चाहेंगे कि वो साफ सफाई का ध्यान रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, जितना अधिक से अधिक प्रिकॉशन ले सके, साथ में कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें। और अगर इसके बावजूद भी आपको बुखार आता है तो उसको किसी स्थिति में नज़रअंदाज न करें। मैं खड़ा हूँ टीएमएच हॉस्पिटल के पास, यानी टाटा मेन हॉस्पिटल। जमशेदपुर के साथ पूरे सिंहभूम में जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी और डेंगू अपना पैर पसार रही। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो अभी तक 12 जापानी इंसेफेलाइटिस के मरीज मिल चुके हैं, वहीं डेंगू के 9 मरीज मिले हैं। वहीं आपको बता दें एक मरीज की मौत घाटशिला में उनके घर में इलाज के दौरान हुई है। वहीं दूसरे मरीज की मौत कल शाम टाटा टीएमएच हॉस्पिटल में ही हुई है, जो कि जादूगोड़ा निवासी 75 वर्ष से थे।
अभी 2 और संदिग्ध मिले हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी को लेकर के, जिसमें कि बताया गया है कि एक मरीज जो है वो टाटा मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट है और एक मरीज जो है अभी फिलहाल टीएमएच हॉस्पिटल में ही है। सर्विलेंस टीम पूरे अलर्ट मोड में है, इसलिए जमशेदपुर में अलग अलग जगहों पर जहां पर भी ऐसे मरीज संदिग्ध मिल रहे हैं उनकी जांच की जा रही है, उनको लैब भेजा जा रहा है ऐसे टेस्ट के लिए, जिनके हल्के से भी बुखार की आ रही है परेशानी। जमशेदपुर से अभिनव कुमार, न्यूज़ 18। धनबाद जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई की टीम जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर बरोरा इलाके में पहुंची, जहां लेढ़ी डूमर ग्राम से विक्रम सिंह नाम के युवक को हिरासत में लिया। युवक को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम धनबाद लेकर चली गई। अब उससे पूछताछ में सीबीआई को कई अहम सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि जज उत्तम आनंद की मौत 28 जुलाई को ऑटो की टक्कर से रणधीर वर्मा चौक पर हो गई थी और अब तक उनकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। सरायकेला पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। जिला पुलिस जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 2 दिनों में 50 केन बम बरामद किए गए। कुचाई थाना क्षेत्र में जंगल के कच्चे रास्ते में कल 25 केन बम बरामद किए गए थे और ये सभी केन बम सीरीज में लगाए गए थे। वहीं 9 सितंबर को भी नीमडी के पांडुपुर से कुदाबतुबुर जाने वाली कच्ची सड़क से 25 केन बम बरामद किए गए थे। ये सभी केन बम 3 किलो से 5 किलो तक के थे। सभी बरामद बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। एसपी की माने तो ये केन बम सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए थे। भी सीरीज में आईडी एक सीरीज में 25 बम थे जो लगातार सीरीज में लगे हुए थे, जिनका वजन 3 से 5 किलो था। उसको डिटेक्ट किया गया और उसको सावधानी पूर्वक विनष्ट किया गया एक्सप्लोड करके। फिर आज सुबह दोपहर के बीच में भी रूगुडी से डोडारदा जाने वाले कच्चे रास्ते पर आज फिर 25 सीरीज बम मिले, केन बम मिले। और उसमें ऐसा था कि अगर एक बम पे भी किसी का पैर चला जाता, एक्सप्लोड करता, तो सीरीज में जितने भी 25 बम थे एक साथ वो फट जाते और सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। रांची में कांके थाना क्षेत्र के मिल्लत कॉलोनी मोड़ पर कल रात एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप हाशिम मार्केट निवासी अमन अंसारी पर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अमन अंसारी की किसी बात पर अरबाज अंसारी से नोकझोंक हो रही थी। इसी दौरान अमन ने अरबाज की छाती पर चाबी से वार कर दिया। चाबी का नोक सीने में गड़ने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक सभी नाबालिग नशे के आदी थे। मांडर का रहने वाले अरबाज टायर पंक्चर बनाने की दुकान में नौकरी करता था। पुलिस सभी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। लगभग पिठोरिया रोड में थे जी। आधा रास्ता में ही पहुंचे तो मेरा दोस्त लोग मुझको फ़ोन किया जी। बोला आपका स्टाफ के साथ मारपीट हो गया, आप आइए। दौड़ आए तो आने के बाद लड़का नहीं रहा। मृतक का घर कहाँ था? इसका घर मांडर में। क्या नाम था? अरबाज नाम है। गिरिडीह जिले के कपिलो गांव में 8 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। ग्रामीण नुनमन सिंह के घर को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। किसी तरह से भागकर घर वालों ने जान बचाई। हाथियों ने गांव के कई किसानों के फसलों को भी नष्ट कर दिया है। हाथियों का आतंक देखकर ग्रामीण एक साथ जुटे और खुद ही हाथियों को भगाया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को भी दे दी है। कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ धनबाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसी के निर्देश पर अवैध कोयला तस्कर के किंग कहे जाने वाले मैनेजर राय के कोक प्लांट में खनन विभाग ने छापेमारी की। 10 घंटे से ज्यादा चली छापेमारी में खनन विभाग की टीम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन सूत्रों की माने तो मैनेजर राय के कोक प्लांट में भारी मात्रा में अवैध कोयला मिला है। मैनेजर राय का कोक प्लांट गोविंदपुर के बरवा अड्डा में है। महादेव कोल फ्यूल्स जो कि
कोयला तस्कर के सरगना मैनेजर राय की है। आज यहां पर डीसी के निर्देश पर खनन विभाग ने छापेमारी की है। हालांकि इस छापेमारी में मीडिया से दूरी बनाकर चल रहे हैं ये लोग। आखिर ऐसा क्यों है, अभी तक इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन सूचना ये मिल रही है कि भारी मात्रा में अवैध कोयला इस कोल फ्यूल से बरामद हुआ है। मैनेजर राय की अगर बात की जाए तो मैनेजर राय एक ऐसे शख्स हैं जो कोयला तस्करी के सबसे बड़े सरगना के रूप में जाने जाते हैं और धनबाद जिला के अलावे आसपास के जिला और बंगाल राज्य में भी इनका अवैध कारोबार धड़ल्ले से चलता है। कहा यह भी जाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सत्ता के गलियारों में भी इनकी हनक है, जिसके कारण कभी भी कोई प्रशासनिक अधिकारी इन पर लगाम लगाने या कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया। हालांकि 2-3 बार ये जेल गए हैं, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई इस अवैध कोल कारोबारिक सरगना के साथ होना चाहिए, आज तक वैसा हुआ नहीं है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। पूर्वी सिंहभूम के नक्सल फोकस एरिया गुड़ा बांधा प्रखंड में एक बार फिर पन्ना रत्न के सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है और संभवतः इस सर्वे के बाद बेशकीमती पन्ना पत्थर की लीज की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पन्ना की खोज जमीन और आकाश दोनों से की जा रही है। सर्वे के लिए करीब 5 फीट के फिक्स विंग ड्रोन एरोप्लेन की मदद ली जा रही है। दरअसल गुड़ा बांधा में 628 एकड़ भूमि पर पन्ना का अकूत भंडार फैला हुआ है। यहाँ बारूनमुठी पहाड़ पर 8-9 जगह से सैंपल लिया गया है, जिसे जांच के लिए रांची भेजा जाएगा। इस सर्वे की रिपोर्ट खनन विभाग को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर सरकार पन्ना ब्लॉक का टेंडर निकालेगी। उसके बाद ग्रेड और भंडारण के आधार पर बंदोबस्ती की राशि का निर्धारण खनन विभाग करेगा। यहाँ खनन शुरू होने पर रोजगार सृजन की संभावना जताई जा रही है। इसमें हम लोग ड्रोन के द्वारा टोपोग्राफी सर्वे कर रहे हैं और इसमें ये हो रहा है जो एरिया अनअप्रोचेबल है वहाँ का भी डिटेल्स हम लोग को फ़ोटो से मिल सकता है और फोटो का टोन टेक्सचर देखने से हम लोग को वहाँ का लिथो यूनिट क्या है, लिथोग्राफी क्या, लिथोलॉजी क्या है, उसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं अपना ये में। साथ ही को कितना पीट अगर है जहाँ हम लोग अभी तक पहुँच नहीं सकते हैं, उस एरिया का डिटेल्स भी हम लोग को मिल सकता है। घने जंगल में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इस वजह से हम अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी का मदद से हमें फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ हम जंगल के अंदर जाके कर पाते थे वही चीज़ हम जंगल के बाहर से कर सकते हैं और सारा जो डेटा का एक्यूरेसी होता है वो हम फार बेटर दे सकते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से। ये सर्वे हो रहा है, सर्वे का हमारा 2 पार्ट में सर्वे हो रहा है। पहला तो आपका DGPS सर्वे हो रहा है, जिसमें कि हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना एरिया में ये फैला हुआ पहाड़, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को बताया गया है 25 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद इसका ड्रोन से सर्वे हो रहा है, जिसमें कि हम लोग को ये पहाड़ में देखना है कि क्या क्या चीज़ और भी हम लोग को मिल रहा है, कंटूरिंग वगैरह कुछ हम लोग उसका सर्वे कर रहे हैं, ताकि बाद में विभाग को इस डेटा से, सर्वे के बाद डेटा जो मिलेगा उससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा। और इसी बीच गिरिडीह से बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरिडीह के अजीडी में मजदूर की फैक्ट्री में मौत हुई है। कांटी फैक्ट्री में मजदूर की 4 दिन पहले संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों को 3 दिन बाद इसकी जानकारी दी गई है। बिहार के भोजपुर का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। कंपनी के खिलाफ परिजनों में नाराजगी दिख रही है और कंपनी से मुआवजे की मांग भी की गई है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। तो खबर आपको बता रहे हैं गिरिडीह से। गिरिडीह के अजीडी में मजदूर की फैक्ट्री में मौत हुई है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एजाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एजाज, पूरा मामला क्या है पहले तो ये बताइए, और ये भी जानना जरूरी कि आखिर 4 दिन पहले मौत हुई और 3 दिन बाद परिजनों को बताया गया। जी, यही सबसे बड़ा बात है और जिसे लेकर के परिजन भी लगातार विरोध जता रहे हैं कि जब फैक्ट्री में मजदूर की मौत 4 दिन पहले हुई है तो इस मौत को क्यों फैक्ट्री के द्वारा छिपाया गया और 3 दिन के बाद उन्हें बताया गया है। और ये घटना घटी है जो गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र अजीडी में स्थित है। गणपति वायर नामक कांटी फैक्ट्री है, उसी में मजदूर की मौत हुई है और मजदूर बताया जा रहा है बिहार के भोजपुर जिला का है। हालांकि पोस्टमार्टम गृह जो सदर अस्पताल में वहां पे शव पड़ा हुआ है और परिजन लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें मुआवजा दे दो, तब हम अपनी शव को उठाएंगे। हालांकि किसी भी तरह का मुआवजा देने से अधिकारी मना कर रहे हैं। यहाँ तक कि परिजनों से, मृतक के परिजनों से कोई भी अधिकारी मिलने से मना कर रहे हैं।
हालांकि पुलिस पहुंची है और समझाने बुझाने का काम कर रही है। वहीं पुलिस ने परिजनों को कहा है कि आप आवेदन दे दें और शव को उठा कर ले जाएं, लेकिन परिजनों ने अभी फिलहाल शव को उठाने से मना कर दिया है। वो लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब सदन के नहीं चलने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, वहीं सरकार बीजेपी पर ठिकरा फोड़ रही है। 5 दिनों का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब सदन नहीं चलने को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। बीजेपी विधायक अमर बावरी ने एक बार फिर हेमंत सरकार में अनुसूचित जाति समाज के लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में दलितों की जमीन की लूट हो रही है, दलितों पर हमले हो रहे हैं, दलितों को बेघर किया जा रहा है, लेकिन सदन में इन मुद्दों को उठाने से रोका गया। अमर बावरी ने कहा कि दलित उत्पीड़न के मुद्दे को सदन में जब उन्होंने उठाने की कोशिश की तो कांग्रेस सदस्यों ने उनका विरोध किया। कांग्रेस की कुंठित मानसिकता का ही परिणाम है कि झारखंड प्रदेश के अंदर जिस कांग्रेस के लगातार विधायक सांसद मुखिया तक कांग्रेस के होते थे, आज लगातार कई वर्षों से दलित वर्ग से, अनुसूचित जाति वर्ग से। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार राज्य की जनता के साथ छल कर रही है। वहीं कांग्रेस ने सदन नहीं चल पाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। हंगामा खड़ा किया, सरकारी पक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया गया, प्रश्नों अच्छे प्रश्न आए थे जिससे लोगों को फायदा होता, लोगों को जानकारी बढ़ती कि सरकार क्या कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होने दिया। दरअसल मानसून सत्र के आखिरी दिन अमर बावरी भावुक नजर आए थे। अमर बावरी ने सदन के बाहर सिसकते हुए सीधा आरोप लगा दिया कि दलित होने की वजह से स्पीकर ने 5 दिनों के इस मानसून सत्र में उन्हें चुप कराए रखा। हालांकि 5 दिनों के मानसून सत्र में जनहित से ज्यादा सियासी मुद्दे पर ही घमासान मचा रहा। न्यूज़ 18 के लिए लोहरदगा से आकाश साहू के साथ रांची से निरंजन की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने धनबाद के एक नव दंपति को बधाई लेटर भेजा है। ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे देश से नव दंपति को बधाई मिल रही है। धनबाद के किसी नव दंपति के साथ पहली बार ऐसा हुआ होगा कि उन्हें शादी के बाद पीएम मोदी का बधाई पत्र मिला हो। धनबाद के नव दंपति ध्रुव रावल और सोनल अंबानी गुजराती हैं और पेशे से दोनों ही सीए हैं। नव दंपति को उम्मीद नहीं थी कि दोनों को पीएम मोदी की ओर से शादी का इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा। पीएम का शुभकामना पत्र मिलेगा। गुजराती में बधाई संदेश लिखा लेटर पाते ही नव दंपति ने इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। फिर क्या, देश भर से ध्रुव और सोनल को बधाई देने वालों का तांता लग गया। एक बहुत ही गर्व की बात है और इतना बड़ा सरप्राइज हमें मिला हमारे शादी को गिफ्ट को लेके। बहुत ही अच्छा लगा और मैं शुक्रगुजार हूँ नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इतना ध्यान दिया और उनकी तरफ से एक संदेश आया, और पिताजी का भी कि उन्होंने इतना हमारे लिए सोचा और इतना ऐसा गिफ्ट दिया जो जिंदगी भर हमें याद रहेगा। सो थैंक यू सो मच। उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए बधाई संदेश दिया, हमारे पापा के इन्विटेशन कार्ड का रिप्लाई किया एंड हम अपने पापा के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया। थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री जी ने उसको नोटिस किया और उन्होंने अपनी तरफ से आशीर्वाद भेजा। ये हमारे लिए जीवन भर की बहुत बड़ी खुशी में हमारे शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री जी का बहुत 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 बड़ा धन्यवाद। दरअसल पीएम मोदी को इन लोगों ने शादी का निमंत्रण कार्ड भेजा था। पीएम तो शादी में पहुंच नहीं पाए, लेकिन बधाई संदेश देकर अपना फर्ज निभाया है। ध्रुव के पिता पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। उनके पिता शैलेश रावल पत्रकार हैं। दादा यूडी रावल अपने जमाने के जाने माने पत्रकार रहे हैं। कि प्रधानमंत्री हमारे देश के ऐसे एक प्रधानमंत्री है जो एक छोटे से छोटे व्यक्तियों का भी ध्यान रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पीएम मोदी ने धनबाद के किसी गुजराती परिवार से अपना प्रेम जाहिर किए हों। धनबाद की अपनी मुंहबोली बहन स्वर्गीय सरबती देवी से पीएम मोदी ने राखी भी बंधवाई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।